तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे होगा और उनकी जगह पर कौन कौन से नए स्टेट्स आएंगे। तो उस दौरान हम देख रहे थे कि मोहम्मद शाह रंगीले के समय में ईरानी दल थोड़ा सा पावरफुल हो रहा है और उसमें ये लोग इंक्लूडेड हैं। और जैसा मैंने कहा, इस समय की सबसे बड़ी घटना दो चीज़ों की है। एक तो ये कि मुगल एम्पायर का तेजी से डिक्लाइन हुआ और कई सारे स्टेट्स उससे इंडिपेंडेंट हुए, नंबर एक। नंबर दो, सैद बंधुओं का पतन हो गया, यानी यहाँ सैद बंधुओं को यानी हिंदुस्तानी गुट खत्म कर दिया गया और ईरानी गुट ताकतवर बन गया। ठीक है। तो दूसरी घटना, तीसरी घटना सबसे महत्वपूर्ण है नादिर शाह का आक्रमण। ध्यान से देखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीले के समय की तीन प्रमुख घटनाएं। मोहम्मद शाह रंगीले के समय की तीन घटनाएं। ठीक है, पहली आपने लिखी, सेकंड लिखी, थर्ड है नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, नादिर शाह के आक्रमण से क्या नुकसान हुआ? क्या ले गया उठाकर इंडिया से? तख्ते ताउस यानी पीकॉक थ्रोन और डायमंड भारत से बाहर चला गया। ठीक है, अगले राजा अहमद शाह हैं और अच्छा क्वेश्चन है। इसका जन्म एक डांसर से हुआ, क्योंकि जिस तरह के राजा बन रहे हैं जिनका कैरेक्टर लूज है, ऐसा होना लाजमी था। इसके इसके एम्पायर में भी क्या होता था, हिजड़े और औरतें का ग्रोह एक्टिव था जो एम्परर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी हेड कौन है? माता राजमाता, यानी जो डांसर थी ऊधम भाई, जिसने क्या किया था, रंगीले के साथ मैरिज की थी। उससे पहले वो सामान्य सी लड़की है। उसकी उपाधि टाइटल क्या है? विलाय आलम। ठीक है। अहमद शाह के समय में क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली के अटैक हुए 1748 में, और जब वो वापस लौटा तो उसने इंडिया की रूलिंग किसको दे दी थी? रोहिला यानी रोहिलखंड का एरिया, बरेली का एरिया नजमुद्दौला। ठीक है, ये नजमुद्दौला बेसिकली कौन है? मुगल एम्पायर एम्परर का मीर बख्शी है। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उससे पहले नादिर शाह के बारे में क्वेश्चन और लिखेंगे आप। नादिर शाह कहाँ का राजा है? पर्शियन है, ईरान का राजा है। कौन सा युद्ध हुआ था नादिर शाह और रॉयल आर्मी के बीच में? वो आपको लिखना है, करनाल का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इंडिया से पीकॉक थ्रोन जो शाहजहां ने बनवाया और कोहिनूर ले गया। अहमद शाह अब्दाली की बात करेंगे। ये नादिर शाह का कौन है? सेनापति था, आर्मी चीफ था और उसका सक्सेसर भी। और इसके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के समय में सामने आया। ठीक है, अब यहाँ से पानीपत का तीसरा युद्ध क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन बनता है कि आखिर पानीपत में ही झगड़े क्यों होते थे? ठीक है, तो आप उसको हेडिंग बना लें कि आखिर पानीपत में झगड़ों का कारण क्या है, पानीपत में तीन युद्ध क्यों हुए हैं, पानीपत ही क्यों।
तो पहला कारण आप लिखेंगे सबसे पहले पानीपत की ज्योग्राफी, भूगोल, क्योंकि एक बड़ा इलाका था जहाँ पर बड़े युद्ध हो सकते थे। छोटे मोटे युद्ध यहाँ नहीं होते थे, यहाँ बड़े युद्ध होते थे। तो जिन दो बड़े राजाओं को आमने सामने लड़ाई लड़नी होती थी, दो बड़े राजाओं का मतलब एक भारत का राजा, दूसरा विदेशों का राजा, और जिस राजा को अपनी पावर दिखानी होती थी वो राजा पानीपत में बड़े वॉर लड़ता था। और उस समय का तो एक सामान्य साइकोलॉजी थी कि जो बड़ी लड़ाइयाँ जीत जाएगा वही वास्तविक राजा है। ठीक है, तो पहला जवाब क्या मिला आपको? पानीपत मैदानी इलाका था, दिल्ली के सबसे क्लोज बड़ा इलाका, जहाँ पर बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती थी और लड़ाइयों को जीतने के बाद भारत में प्रवेश किया जा सकता था। दूसरा कारण बनेगा दिल्ली से क्लोजनेस, यानी अगर जो पानीपत में जीत गया वो दिल्ली भी जीत जाता था, या पानीपत हार गया तो दिल्ली हार जाता था वो आज। तो दिल्ली के राजा को अपने दुश्मन को रोकने का अंतिम ऑप्शन क्या मिलता था कि वो पानीपत में रोक ले। अगर पानीपत में नहीं रोक पाया तो वो दिल्ली को भी नहीं रोक सकता था। दूसरा रीजन दिल्ली से दूरी है। ठीक है, तीसरा पानीपत का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था, क्योंकि पानीपत का जो रूट है वो रूट बेसिकली कहाँ है, एक तरफ दिल्ली जाते थे, दूसरा पंजाब, तीसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जाता था। तो जिसका पानीपत पर कब्जा हो जाएगा वो लगभग पूरे नॉर्थ में और ईस्ट में दिल्ली तक कब्जा कर सकता था। ये तो उसकी स्ट्रेटेजिक कंडीशन हुई। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी इसमें कि यह इलाका बहुत ज़्यादा इरिगेटेड है, आप जानते हो यमुना का इलाका है तो सिंचित था, फर्टाइल फर्टाइल है और खेती अच्छी होती थी। तो पानीपत को लूटने का मतलब होता था कि लूटने वाले को बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। ठीक है, यही कारण था कि पानीपत में 3 युद्ध हुए। यूपीएससी का क्वेश्चन आपका तैयार है। ठीक है, सारे डाउट क्लियर है यहाँ पर अब? ठीक है, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा गुटबंदी, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ तो दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय दल को भारतीय क्यों कहा जा रहा है, हिंदुस्तानी क्यों कहा जा रहा है। तो उसका रीजन यही है कि इंडियन गुट को इसलिए गुट कहते हैं क्योंकि उनके पूर्वज यहाँ आकर बस गए थे और वो बेसिकली हिंदू थे जिन्होंने बाद में इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, एक दल और है चौथा, अफगानी, जो मैंने आपको नहीं लिखाया है, वो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। जो अफगान फ्रैक्शन दल है उसमें अली मोहम्मद और मोहम्मद खां बंगश को आपको तैयार करना है। तो हमेशा की तरह हम लोग इसमें एक चार्ट बना सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो 4 चार्ट रख लें। ये हमने प्री में नहीं पढ़ा था, आज हम मेंस की क्लास में पढ़ रहे हैं इसे। तो हिंदुस्तानी गुट हो गया, अफगानी हो गया, तुरानी हो गया और ईरानी हो गया। ठीक है, हिंदुस्तानी गुट में सैयद बंधु हैं, अफगानी गुट में मोहम्मद खां और बंगश हैं। ठीक है, तुरानी गुट में आप लिख चुके हैं, ईरानी गुट भी आपने लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक? जितनी गुटबाजी होगी एम्परर उतना ही कमजोर होगा। ठीक है, अगला राजा आलमगीर थर्ड है, सॉरी सेकंड है।
ये अपने वजीर गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क के हाथों की पपेट है, कठपुतली है। इमादुल मुल्क इनके गार्जियन हैं। लेकिन यही इमादुल मुल्क उसे बाद में मार भी देगा। और यमुना नदी में फेंक भी देगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। पहला मुगल एम्परर जिसके टाइम में उनके सैनिकों ने विद्रोह किया, ये है क्वेश्चन। तो अहमद आलमगीर के समय में वो काम शुरू हो चुका था, सैनिकों ने विद्रोह किया। अभी तक तो हाई फाई लोग ही रिवोल्ट करते थे, अब सोल्जर्स भी, क्योंकि सोल्जर्स को क्या नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है। ठीक है, ये नोट कर लें आप लोग। ठीक है, आलमगीर के बाद शाह आलम सेकंड। इसका नाम पूछा गया है, एक्चुअल नेम अली गौहर है। और आप देखेंगे इसका टेन्योर लेटर मुगल्स में सबसे लंबा टेन्योर है, दिखावे का ही सही लेकिन सबसे लंबा टेन्योर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ये ऐसे एम्परर हैं जो 12 साल तक क्या रहे, एम्पायर से दूर, ये क्वेश्चन बनता है। ये देखेंगे लिखा है शाह आलम सेकंड को 12 वर्ष तक निर्वासित जीवन बिताना पड़ा, यानी ये दिल्ली में एंट्री ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इमादुल मुल्क इनकी दाल नहीं गलने देगा। और फाइनली पानीपत का बैटल होगा। तो दो घटनाएं इनके समय में महत्वपूर्ण है। पहली घटना पानीपत का युद्ध होना, दूसरी घटना बक्सर और प्लासी का होना, प्लासी और बक्सर का होना। और आप जानते हैं बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था, नवाब को पकड़ लिया गया था, है ना। वो कहानी हम बाद में देखेंगे। इस युद्ध में क्या हुआ था, मुगल एम्परर को कितने लाख की पेंशन मिली थी? 26 लाख की पेंशन मिली थी, आपको बेहतर याद है। ठीक है, एक और क्वेश्चन तरीका, एक अंधे शासक के रूप में शासन किसने किया? तो ये काम भी शाह आलम सेकंड के लिए है। ठीक है, पहली बार क्वेश्चन बना है कि पहली बार कौन सा एम्परर टोटली अंग्रेजों पर डिपेंडेंट था? शाह आलम पहली बार ब्रिटिशर्स पर टोटली डिपेंडेंट बना। ठीक है, बाकी कहानी आप प्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको यहाँ काम का मिलेगा, और वो ये है अकबर सेकंड का क्वेश्चन। वह राजा मुगल एम्पर जिसे अंग्रेजों ने राजा बनाया या अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बना, ये है आंसर क्वेश्चन आपका। ये डिपेंडेंट था लेकिन ये उनकी परमिशन से राजा बनेगा। ठीक है, इसका जो नाम है
मुगल एम्पर वो केवल नाम मात्र के लिए रह गया है, नॉमिनल टाइटल है इसके पास केवल, क्योंकि संरक्षण किसका है, ब्रिटिशर्स का। और आप जानते हैं कि इसने राजा राममोहन राय को अपनी पेंशन की बातचीत करने के लिए कहाँ भेजा, रानी के पास इंग्लैंड, और उस चक्कर में राजा राममोहन राय की वहां पर डेथ हो जाती है, और जाने से पहले राममोहन राय को राजा का टाइटल दिया था। ठीक है, नॉमिनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुगलों के कॉइन्स इस समय बंद हो गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मुगलों के कॉइन्स बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ अंतिम राजा बहादुर शाह सेकंड, उसकी कहानी आप जानते हैं। जफर नाम से कविताएं या शेर व शायरी करते हैं, 57 की क्रांति में भाग लेते हैं और रंगून में जाकर मर जाते हैं। ठीक है, ये हैं लेटर मुगल्स, और उनके डिक्लाइन से अब कुछ नए स्टेट्स पैदा होंगे। तो आज आपने क्या देखा, मुगलों का डिक्लाइन देख लिया है, मुगलों का पतन देखा है। अब कहीं अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हिमांशु, हमेशा बिल्कुल कुछ छूटा तो नहीं है? ज्योति? हाँ सर। नहीं सर, कुछ नहीं सर। मैक्सिमम हिस्ट्री हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं कुछ छूटा होगा। हाँ, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा जरूर मिले होंगे आपको इसमें। ठीक है, चलिए। और अब इसमें मेंस के क्वेश्चन क्या क्या बने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये नहीं बताएं तो आप देख लें। एक तो पर्सनैलिटी वाइज कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो विशेष कर क्वेश्चन मोहम्मद शाह रंगीला, पहला पर्सनैलिटी, शाह आलम द्वितीय सेकंड पर्सनैलिटी, सैयद ब्रदर्स तीसरी क्वेश्चन है। ठीक है, इंसिडेंट से क्वेश्चन बनेगा अहमद शाह अब्दाली और पानीपत के आक्रमण से, ये क्वेश्चन तैयार होने हैं। ठीक है, पानीपत से क्वेश्चन बना, आपको बता दिया है कि पानीपत में झगड़े क्यों होते थे, ये क्वेश्चन भी आपके प्री में ही पूछा गया है। ठीक है, विदेशी आक्रमण, हाँ, गुटों से क्वेश्चन बने हैं कि मुगल एम्पायर की पतन के कारण क्या है, तो उसे हेडिंग बना लें आप, क्वेश्चन बना लें, रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे अपनी क्षमता से लिखें। आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, तो आप लोग इसे लिख कर दिखा सकते हैं क्या क्या डिक्लाइन का रीजन क्या है। सारी कहानी आपके सामने है। ठीक है, ठीक है। विदेशी आक्रमण आपने देख ली है, नादिर शाह को एक बार फिर से देख लीजिए, वैसे बात हो चुकी है। पर्शियन किंग है, आपको पता है, इसलिए उसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ये आपको नहीं पता था, अब आप लिख लेंगे। भारत क्यों आया, इसका कारण समझ में आएगा आपको, केवल पैसा। ठीक है, ठीक है। और युद्ध कहाँ हुआ उसका, करनाल, मुगल सेना के साथ, आपने भी देखा था। ठीक है, करनाल के युद्ध में
शांति की भूमिका किसने निभाई? निजाम उल मुल्क। ठीक है, उसने क्या क्या लिया भारत से? अपार धन के साथ साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा। और क्या हुआ? मुगल एम्परर को अपनी बेटी का विवाह उसके बेटे से करना पड़ा। तो नादिर शाह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, जितने बने थे वो आपने देख लिए। ठीक है, अब्दाली से क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, पूछे गए। जैसा कि आप जानते हैं कि नादिर शाह का ही एक सक्सेसर है। उसने हिंदुस्तान पर 7 बार आक्रमण किया है। 48 से शुरू किया और 61 तक करता रहेगा। ठीक है, और देखना है तो आप मूवी देख सकते हैं, पानीपत आई है जो, और आपको थोड़ा सा इजी रहेगा उसको समझना।